बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। पहला लेक्चर जो है वो आपने बड़े गौर से सुना। उसके मंदरजात आपने अपनी नोटबुक्स में लिख भी लिए होंगे और उसके बाद फिर बहुत सारी जो इब्तदाई बातें आपको उसके सबक के तारफ में या निसाब के तारफ में बताई गई थी वो सारी आपको याद भी होंगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि सबसे बड़ा हिस्सा नसर का है, तो सो हम अपने असाइनमेंट का या अपने इस पूरे कोर्स का या अपने निसाब का आगाज जो है सो हम हिस्सा नसर से ही करते हैं। तो हिस्सा नसर एक बार फिर मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ। इसके कुल 30 नंबर होते हैं, जिसमें से 3 सवाल आते हैं। एक 5 नंबर के मश्की और निसाबी सवालात जो हर सबक के आखिर में दिए गए होते हैं। आपको साल अव्वल में बड़ी मेहनत और तरतीब से पढ़ाए थे, आपको उस तरीक़ेकार का पता है, आप पूरी तरह उससे आगाह हैं। लेकिन ये आपकी याद आने के लिए एक बार फिर ये जो कि मैं फिर बता रहा हूँ, वो 5 नंबर तो वहाँ चले गए। उसके बाद फिर सियाक़ो सबाक़ के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह का जो सबसे बड़ा सवाल है 15 नंबर का, जिसमें से 2 उसके ज़िमनी हिस्से और फिर तीसरा जो है उसका तफसीली हिस्सा है। पहले जो आपने सबक का उन्वान और उसके बाद मुसन्निफ का नाम लिखना होता है, लेकिन उस कैटेगरी के मुताबिक जो आपको साल अव्वल में बताई गई थी। उसके बाद सियाक़ो सबाक़ जो है वो मखसूस तरीक़ेकार आपको पता है। जब सियाक़ो सबाक़ का हम सवाल पढ़ेंगे तो दोबारा से फिर उसकी तफसील के साथ उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे। फिर उसका तीसरा हिस्सा जो है वो तशरीह का है। जैसे एक बार फिर सुन लें कि सो जो 10वीं में जो सलीस का या तशरीह का हिस्सा आता है वो सिर्फ छोटा सा एक पैराग्राफ होता है। आपका फर्स्ट ईयर का इम्तिहान आपकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती के नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका इम्तिहान होता तो आप अपनी तवक्को और हमारी तवक्को के मुताबिक ही नंबर लेते। लेकिन ये है कि चूंकि इम्तिहान में आपकी सलाहियतों का चूंकि जांच हो जाती, परख हो जाती, एग्जामन हो जाती, पता चल जाता। लेकिन जब आप दोबारा से आएंगे अपने कॉलेज में तो इन ये सारी चीज़ों को आपके इंटरेस्ट में फिर दोबारा से तफसील के साथ देखेंगे। इसको कम से कम 2 सफ़ों में लिखना होता है और पूरे सबक के सारे मंदरजात जितने जो हैं वो पॉइंट करके जो है उसको डिस्क्राइब करने होते हैं या उसको लिखने होते हैं या उनकी तफसील बतानी होती है या उसकी तशरीह करनी होती है। उसके बाद फिर उसको एक खास खूबसूरत से जुमले पर जाकर या 2 जुमलों पर उसको मुकम्मल करना होता है। ये तरीक़ेकार आपको पता है। और तीसरा सवाल जो है उसमें वो है किसी एक सबक का खुलासा। आप खुलासे का तरीक़ेकार फर्स्ट ईयर में या साल अव्वल में जो आपको समझाया गया था, जो पढ़ाया गया था, उससे आप बखूबी आगाह हैं। लेकिन मैं अब शुरू करूंगा सबक की अमूमी रीडिंग से जो मुताला है। मैं अब आपके सामने उस सबक का आगाज करूंगा, उसको पढ़ूंगा, उसके मुश्किल लफ्ज़ों के माने आपको बताऊंगा, मुश्किल जगहों की तशरीह करेंगे और जिस हवाले की तशरीह आएगी ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए है, सबक से आगाही के लिए है। बाकी उसके जो तकनीकी पॉइंट आते हैं फी सवाल, तो वो उस तरीक़ेकार से भी आप जानते हैं, आपको अलग से आपको समझाएंगे एक एक चीज़ जो है तफसील के साथ। बेटो अब मैं आ जाता हूँ आपके इस पहले सबक की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके पास आपकी किताबें मौजूद होंगी, तो आराम से उनको खोलें। सफ़ा नंबर जो है वो जी है 1, और सफ़ा नंबर 1 पर जो सबसे पहला हमारा सबक है वो है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज। ये बनु उमैया के एक शहजादे थे, लेकिन जब ये खलीफा बने तो इन्होंने दरवेशों और फकीरों जैसी जिंदगी गुजारी। इनकी बेगम जो शहजादी थी वो अपने हाथों से अपना गला साफ किया करती थी, अपने हाथों से अपना आटा पीसा करती थी, अपने हाथों से अपने घर के काम करती थी, और ये फिर खदर का लिबास पहनते थे।
یہ اپنے ملک سے باہر تھے جب ان کے خلیفہ بننے کا اعلان کیا گیا تھا. جب یہ واپس آتے ہیں اور خلیفہ بنتے ہیں تو یہ سارے شاہانہ ٹھاٹ باٹ جو ہیں سو چھوڑ دیتے ہیں. ان کے ایک دوست ان سے ملنے آتے ہیں جو ان کو اس حالت میں دیکھ کر پہچان نہیں پاتے. تو ہم جو ہے وہ اسلام میں یعنی یہ جو شخصیت ہے اس کی بڑی عام ترین خدمات ہیں. بیٹو یہ سب سے بڑی ان کی خدمت وہ یہ ہے کہ خاندان بنو امیہ نے بہت سارے لوگوں کی جاگیرداری اور زمینیں جو ہیں سو زبردستی قبضہ کر کے ہتھیا لی تھیں، اور یہ سارا مال و دولت اور اسباب زندگی جو ہے وہ ان پر قابض ہو گئے تھے. یہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کے اپنے عزیز ترین رشتوں کے قبضے میں، رشتہ داروں کے قبضے میں اور اپنے قبضے میں، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے قبضے میں زمینیں تھیں، وہ سب کی سب کا مالکان کو واپس کر دی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے خاندان میں سے سب کی جاگیریں جو ہے سو یہ واپس کر دی تھیں. ان کا پورا خاندان ان کا دشمن بن گیا تھا، اور انہوں نے اپنی بڑی درویشانہ اور فقیرانہ زندگی گزاری. جو لوگوں کے لیے لنگر قائم کیا گیا تھا اس پر جا کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور روز کا 1 درہم جو ہے اس کا خرچہ بھی ادا کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب یہ مرتے ہیں تو صرف 17 دینار چھوڑ کر، اور وہ بھی وصیت کر جاتے ہیں، اور کیا کہ سو ان کی تجہیز و تکفین کے بعد اس میں سے کچھ بھی نہیں بچتا. یہ سبق جو ہے یہ لکھا ہے علامہ شبلی نعمانی نے. علامہ شبلی نعمانی عالم اسلام کے ایک بہت بڑے جید عالم، دارالندوہ لکھنؤ کے محتمم، بہت ہی بڑے سکالر، بہت بڑے مورخ، بہت بڑے شاعر، وکیل، ادیب، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہے سیرت النبی، جو آپ نے 7 جلدوں میں مکمل کی. اس کے بعد ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ لکھی تھی الفاروق کے نام سے. اور ایک خلیفہ جو ہے مامون الرشید، وہ بھی بڑا نیک اور خدا ترس انسان تھا، اس کی تاریخ لکھی تھی مامون. یہ سبق جو ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اس سبق کی تیاری کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی بڑا سفر کیا تھا اس وقت بحری جہاز میں مصر تک. اور مصر میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے جس کا نام ہے الخدیویہ. اس میں جا کر انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، اور وہاں جا کر انہوں نے علامہ جوزی کی ایک کتاب پڑھی جو ایک بہت بڑے مورخ، ایک بہت بڑے محدث ہیں. اور وہاں سے یہ پورے مقالے کے اپنے اور پورے اس خطبے کے یا پورے اپنے اس مضمون کے مندرجات اکٹھے کیے، اور واپس آ کر پھر اسے ایک مضمون لکھا جو چھپا اور ان کی کتاب کا حصہ بنا، اور آپ کے کورس کے مرتبین نے وہاں سے اٹھا کر آپ کے نصاب میں شامل کر دیا ہے. علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث گزرے ہیں، محدث ہوتے ہیں علم حدیث کے ماہر انسان. علامہ جوزی جو ہے یہ مصر کے رہنے والے تھے، بہت بڑے مورخ بھی تھے، بہت بڑے سکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور علم حدیث میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین ہے، یعنی عمر نام کے 2 لوگوں کی سیرت اور کردار کا تذکرہ. آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے جو خلیفہ ہیں عمر نام کے وہ حضرت عمر فاروق ہیں جو اپنی ترتیب کے اعتبار سے خلیفہ دوم ہیں. ان کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز، چونکہ دونوں کا نام ایک تھا، بٹ دونوں کو ہی بہت سارے عالم اور بہت سارے فاضل لوگ جو ہیں وہ خلیفہ راشد تصور کرتے ہیں. ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی. جیسا میں ذکر کر چکا تھا کہ یہ لائبریری جو ہے وہ مصر کی مشہور و معروف لائبریری ہے جو پاشا خاندان کے حکمرانوں نے قائم کی تھی اپنے دور حکومت میں، اور آج کی اس جدید دنیا میں بھی مصر کی سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں الفاروق کے لیے بہت سی مفید معلومات کا انتخاب کیا گیا تھا. الفاروق وہ کتاب جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق
रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत लिखी है मौलाना शिबली नोमानी ने। बट वो किताब आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में भी मौजूद है, आपको लाजमी तौर पर उसे पढ़ना चाहिए। अल्लामा मौसूफ ने इस किताब में सिर्फ उन बातों को लिया है जो ज्यादातर उनके अखलाक और अदल इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि हजरत उमर फारूक बहुत बड़े आदिल इंसान थे, बहुत बड़े मुनसिफ थे। उनका सबसे बड़ा इंसाफ का जो वाक़या है वो मिस्र के गवर्नर का है जी। हजरत उमर बिन अल आस शायद यही गवर्नर थे मिस्र के, उनके बेटे से ज्यादती होती है एक शख्स के साथ, और वो जो साइलिन है वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, आप तफ्तीश करवाते हैं, गवर्नर और उसके बेटे को बुला लेते हैं, दरबारे आम लगाते हैं, बल्कि सारे लोगों को इकट्ठा करके, और उस वक्त कहते हैं कि आप बताया जाए कि क्या थी। और गवर्नर के बेटे ने चूंकि सजा दी थी, एक मासूम इंसान को मारा था और पब्लिक या लोगों के सामने उसे कोड़े मरवाए गए थे, और गवर्नर को भी मरवाए गए थे कि तूने अपने बेटे की तरबियत ठीक तरह से नहीं की। तारीखी आलम में बेटा सबसे बड़े मुनज़्ज़म, सबसे बड़े आदल और सबसे बड़े हुक्मरान तस्वर किए जाते हैं। आज की जदीद दुनिया में यूरोपीय रियासतों में जो स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, वहाँ उमेरियन लॉ जो है वो पूरे का पूरा उनके आइन और उनके कानून का हिस्सा है। बहुत बड़ी शख्सियत आलम इस्लाम की, उन पर जिस किताब का मैंने जिक्र किया था अल्लामा शिबली नोमानी की, वो उस किताब का ही ये हवाला है, और उसमें उनके अखलाक की बहुत सारी बातें, लेकिन बहुत बड़े मुनज़्ज़म, मुंतज़िम और बहुत बड़े आलम, और उसके बाद फिर बहुत बड़े जर्नैल और बहुत ही बड़े मुनसिफ और अदल करने वाले। चुनांचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। इनमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वाक़यात और हालात में जो चीज काबिल लिहाज है वो गैर मजहब के साथ उनका अब आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जैसा कि हमारे सबक का ताल्लुक है इसके साथ, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वहां, चूंकि आपको पहले तारफ में बताया था कि वो शहजादे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मजहबी रवादारी की मिसाल कायम करके रख दी। सबसे ज्यादा जो है वो गैर मजहब वालों के साथ, जो सुन्नत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया है, ठीक है, तो उसी तरह ही गैर मजहब के लोगों के साथ पेश आया करते थे। मुजस्सम तस्वीर थे, यानी अमली तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से उनको उम्र सानी यानी दूसरी उम्र, पहले उम्र जो है वो हजरत उमर बिन खिताब है, हजरत उमर फारूक है, और दूसरी उम्र जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज है का लक़ब दिया गया था। इसलिए गैर मजहब वालों के साथ उनका जो तर्ज अमल था वो उनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मजहबी। बेटा ये बहुत ही आम है कि अपने तौर पर नहीं, बेटा जो मजहब इस्लाम ने हम सब लोगों पर, ये मुसलमान पर फर्ज किया है कि गैर मुस्लिम के साथ सलूक कर रहा है, तो उसी तरह का सलूक किया करते थे, और इस्लाम का असली तर्ज अमल है। इन वाक़यात में सबसे एक आम वाक़े का जो जिक्र होता है, बेटा ये चूंकि आज आपके लेक्चर का इतना हिस्सा था, जब तीसरे लेक्चर की बारी आएगी तो फिर ये गैर मजहब वालों के साथ जो एक बहुत ही बड़ा और आम वाक़या है, और ये पैराग्राफ तशरीह के एतबार से भी बहुत आम है। इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर तक जो है सो मौखर करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।